हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके सामने एक चैप्टर का वीडियो जो है वो लेकर के आए हैं। उसमें हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि बीच में बनते हैं, जो कि सीबीएसई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आरबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑफलाइन जो भी होगी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं वन लाइन के या वन वर्ड के, वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और आरबीएससी में भी सेम प्रोसेस है। भाई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी तो ऑफलाइन होगी, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, बीच में से क्वेश्चंस बना के देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 11th क्लास या 12th क्लास जो भी होती है, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या होम एग्जाम हो, दोनों के अंदर क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के अंदर बीच में से बना करके देते हैं कुछ, यानी कि 60-40 का रेशियो रहता है। यानी कि 60% आपके बीच में से आते हैं और 40% क्वेश्चन जो है वो लास्ट वाले में से आते हैं। और बात की जाए 11th स्टैंडर्ड की, तो 11th स्टैंडर्ड में जो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं वो सामने नहीं दिए हुए हैं, वो केवल पोएम्स में है और बीच में से आपको पूरा चैप्टर जो वो कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो वो एक चैप्टर नंबर 5 है 11th क्लास में, एलिंग प्लेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, यानी कि बीमार ग्रह, और वो भी कौन सा, पृथ्वी, और उसमें हरित आंदोलन जो था उसकी क्या भूमिका रही है। आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द एलिंग प्लेनेट। द एलिंग प्लेनेट यानी कि बीमार ग्रह। तो यहाँ पर जो बीमार ग्रह बताया गया है वो किसे बताया गया है, पृथ्वी को बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो बीमार ग्रह है। कैसे है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो बीत रही हैं। जैसे मान लो कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है ना, और उनमें से जो खनिज पदार्थ हैं वो निकाले जा रहे हैं, पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो इनसे क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। जैसे अपने शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आज पृथ्वी ग्रह जिसकी हम बात करें तो काफी बीमार हो चुका है। और इसका जो मुख्य कारण है वो दो ही है, एक तो वनों की कटाई, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसी कारण से पृथ्वी जो है वो बीमार ग्रह बनता जा रहा है। और वृक्षों की अत्यधिक कटाई होने के कारण भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो हमारी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो एक चीज से दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। यानी कि एक चीज को हम नुकसान करेंगे या फायदा पहुंचाएंगे तो उनकी संख्या में कमी या बढ़ोतरी होगी, और जिससे क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी कि जो हमारी जो नेचर है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी और उसकी वजह से हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। वो तो चलो बाद की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हम इसके देखेंगे। तो पहली बात हम बात करते हैं एलिंग प्लेनेट की। ये चैप्टर आया कहाँ से, तो ये जो चैप्टर है वो आया था अपने एक नाम है जिनका नाम है नन पालखीवाला। ये एक राइटर है, इन्होंने एक लेख लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था और फिर इन्होंने पब्लिश करवाया था द इंडियन एक्सप्रेस में। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसके अंदर करवाया था। और ये करवाया था शायद ये 24 नवंबर 1994 के अंदर। तो उनमें से जो आंकड़े दिए गए थे वो इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। इस चैप्टर के जो राइटर है वो है नंद पालखीवाला। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल किसमें पब्लिश हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस में। और ये कब प्रकाशित हुआ, 24 नवंबर 1994। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन तो यहीं पर बन गए। Who is the writer of एलिंग प्लेनेट, यानी कि चैप्टर के राइटर कौन है, ठीक है। When did he published his article,
यानी कि उन्होंने अपना जो आर्टिकल था वो कब प्रकाशित किया, इन विच न्यूज़पेपर, ही पब्लिश्ड हिज आर्टिकल, कि कौन से न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना जो आर्टिकल था वो प्रकाशित किया, पब्लिश करवाया। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, साथ साथ में करते रहेंगे। इनके आंसर आपको पता ही है कि भाई यहाँ राइटर कौन है, नंद पालखीवाला है, और कब पब्लिश करवाया था, 24 नवंबर 1994 में, और कौन से न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो चलिए ये हो गया इसके चैप्टर से रिलेटेड जो राइटर है उनसे संबंधित क्वेश्चंस। चलो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन मूवमेंट की। यानी कि जो हरित आंदोलन हुआ था, यानी कि वृक्षों से लेकर के था, तो इसकी शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई, यानी कि 1972 के अंदर इसकी जो स्टार्टिंग थी वो हुई, यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस शुरुआत को स्टार्ट करने वाला राष्ट्र स्तर पर, नेशनल लेवल पर स्टार्ट करने वाला जो राष्ट्र था वो था न्यूजीलैंड। तो हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड से ये हरित आंदोलन जो था, जो ग्रीन मूवमेंट था, इसकी शुरुआत हुई, और इसने 1987 में आकर के अपना पूरा जोर पकड़ लिया। अर्थात ऐसा कोई आंदोलन नहीं था, या अभी तक इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ है जो स्टार्ट हुआ हो और उसने तीव्र गति के साथ वृद्धि की हो, अर्थात वो रुका नहीं हो। ऐसा यही एक आंदोलन है जो कि 1972 में लगातार जोर पकड़ते जा रहा है। जोर पकड़ने का मतलब, यहाँ पर जोर पकड़ने का मतलब ये है कि आंदोलन जो है वो एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। और फैलने का मतलब क्या है, सभी लोगों को जागरूक करना। आज हम अवेयर हो चुके हैं वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, कि हमें पेड़ पौधे जो है वो लगाने चाहिए। लगाने क्यों चाहिए, क्योंकि इनसे हमें फायदा होता है। ये चीजें हम हमारे समझ आ गई। तो यही क्या है, अवेयर करने का एक आंदोलन बनाया गया था, जिससे लोग अवेयर हुए और काफी हद तक ये पूरे विश्व में इसको मतलब अप्लाई कर दिया गया है। तो चलिए फिर ये था, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। When did the green movement start? When did the green movement start? तो कब हुआ था वही स्टार्ट, 1972 में। फ्रॉम वेयर, कहां से स्टार्ट हुआ, न्यूजीलैंड से। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन से गला घुमाएगा तो कैसे दे देगा भाई, हाँ नेशन लेवल पर या नेशन वाइड स्टार्ट करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा था, तो न्यूजीलैंड था। किसी भी प्रकार से घुमा दे, आपको पता है कि न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ था, 1972 में हुआ था, और 1992 में ये वर्ल्ड वाइड हो गया था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये फैल गया था। तो ये था 3 क्वेश्चन ये हो गए। मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और चैप्टर जो है वो भी बोरिंग है। लेकिन इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, मैं साथ साथ में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, साथ में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो भी करवा रहा हूँ। तो देखते रहिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो देखिए ये लगभग जो है वो कब की बात है, 25 साल पहले की, अब से लगभग 25 साल पहले की बात है। लगभग 90, अब तो क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि भाई लगभग 50 साल पहले की बात होगी। लेकिन जब ये आर्टिकल लिखा गया था उसके अंदर लिखा गया था कि 25 साल पहले की बात है। तो आपकी तो बातें छोड़िए। तो अब हम बात करते हैं, इससे आगे हम बढ़ते हैं। एक नाम आता है लोसाका, ठीक है, जो क्या है, जाम्बिया की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ जाम्बिया। इसका डिस्क्रिप्शन जो वो दिया गया है, क्या दिया गया है, लुसाका के अंदर एक केज है, केज यानी पिंजरा, जेल इस टाइप का। उसके अंदर, उसके बाहर एक नोटिस लिखा गया है। रीड का मतलब पढ़ना भी होता है, इसका मतलब लिखना भी होता है।
तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि रीड का मतलब पढ़ना है या लिखना है, तो दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पर रीड का मतलब क्या है, अपनी इस बुक में पढ़ना है। तो वहां पर एक चीज लिखी गई है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर उस पिंजरे के अंदर बंद है। पिंजरे के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, एक मिरर है, यानी कि दर्पण है। एक शीशा लगा है बड़ा सा, उसके अंदर जैसे आप अंदर जाकर के उसके अंदर देखोगे तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू द जो जिसने भी ये नोटिस लिखा था उसके अनुसार क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, इंसान ही है। क्यों है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी को पहुंचाता है। क्योंकि पेड़ काटना है तो वो काटता है, जानवरों का शिकार करना है तो वो करता है, पानी का दुरुपयोग करना है तो वो करना है ना। चाहे किसी भी प्रकार की हो, कोई भी समस्या है, जमीन को खोदना है, मिनरल्स जो भी है, जो भी आभूषण वगैरह है, जो भी मेटल्स वगैरह है, उनको निकालना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, यानी कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का, पर्यावरण को गंदा करने का, उसको प्रदूषित करने का सबसे ज्यादा काम जो वो किसके द्वारा किया जाता है, इंसानों के द्वारा किया जाता है। तो उसी के अनुसार सबसे ज्यादा खतरनाक जो जानवर है वो कौन हुआ, इंसान हुआ, जिसके अंदर लोग जो है वो अपनी जाकर के शक्ल देखते हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पर पहला क्वेश्चन अगला पूछ लेगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जाम्बिया। तो जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका है, ठीक है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ऐसे दे देगा, व्हाट इज रीड ऑन द नोटिस बोर्ड एट लुसाका, यानी कि नोटिस बोर्ड पे लुसाका के अंदर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, तो द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, व्हाट इज इन द केज, या केज इन लुसाका, कि लुसाका के अंदर जो केज है, जो पिंजरा है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, क्या है उसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा मिरर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं प्रजातियों की, प्राणियों की, कि यदि हम साइंटिस्ट की बात करें, जो वैज्ञानिकों की बात करें, उनके पास जो डाटा है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो पृथ्वी जो है एक जीवित प्राणी का जीवित प्राणी माना गया है इसको, क्योंकि इस पर सभी चीजें जो है वो लगभग सजीव है, और यदि वो चीजें हैं तो हमारी पृथ्वी है, अन्यथा पृथ्वी भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी जो है एक जीवित प्राणी है, और वी आर द पार्ट ऑफ द अर्थ, और हम ही क्या है उस पृथ्वी के एक भाग है, यानी कि हम भी हैं, जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पानी भी है। और यदि एक चीज टूट जाती है तो दूसरी चीज अपने आप स्वतः क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मान लो कि पानी खत्म हो गया तो ना तो हम बचेंगे, ना पेड़ पौधे, ना जंगली जो भी जानवर है वगैरह जीव जंतु वो भी नहीं बचेंगे। तो कहने की बात यही है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि लगभग 14 लाख के आसपास जीव जंतु हैं जिनका लेखा जोखा है, जिनका रिकॉर्ड है, जिनको खोजा जा चुका है। 14 लाख का मतलब 1.4 मिलियन। लेकिन वो ये भी कहते हैं लगभग 1 से लेकर के 100 मिलियन तक ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में अभी तक खोज नहीं की गई है, जो कि अंधकार अपना जीवन जी रहे हैं अंधेरे में, जिनके बारे में कोई नाम पता, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो मौजूद है लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार इतनी प्रजातियां वहां पर है। तो चलिए फिर हम करते हैं, एक ब्रांड आयोग आया था जो वैश्विक स्तर का था, ब्रांड आयोग। ये ब्रांड आयोग जो था वो क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मिस्टर एमएल झा। तो आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ हु वाज द इंडियन पर्सन which was related to ब्रांड आयोग, यानी कि ब्रांड आयोग से संबंधित भारतीय जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो डॉक्टर मिस्टर एमएल झा। अब ये जो है
इनके बारे में तो चलो नॉर्मल चीजें हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा लेस्टर ब्राउन की ओर। एक व्यक्ति है लेस्टर ब्राउन, कि वो है कौन? वो है द ग्लोबल, इन्होंने एक पत्रिका या प्रोस्पेक्ट दिया था। प्रोस्पेक्ट आप समझते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में पूर्ण विवरण देना। तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन जो थे, उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट दिया था जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसके अंदर इन्होंने 4 सिस्टम बताए थे कि 4 तंत्र हैं जो कि इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, और उन्हीं के द्वारा, या फिर हम कह लें कि वो मुख्य हैं, और उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। वो एक दूसरे से संबंधित है। यदि उनमें से एक चीज भी हो जाती है तो मनुष्य का जीना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वो 4 जो क्षेत्र बताए थे उन्होंने, 4 जो सिस्टम बताए थे, यहाँ पर सिस्टम का मतलब तंत्र मान लो या क्षेत्र मान लो। तो वो 4 जो क्षेत्र थे, पहला था उसमें फिशरीज, यानी कि मछली पालन। दूसरा था आपका फॉरेस्ट। तीसरा था ग्रासलैंड। ग्रासलैंड होते हैं चरागाह, यानी कि जहां पर जानवरों को चराया जाता है। और फोर्थ था क्रॉपलैंड, यानी कि फसल। यानी कि ये 4 मुख्य प्रकृति के तत्व हैं या तंत्र है या क्षेत्र है, जिनके ऊपर पूरी पृथ्वी या नेचर जो है वो बेस्ड है, यानी कि आधारित है। तो देखिए यहाँ पर बन सकता है व्हाट आर द 4 सिस्टम विच वाज सजेस्टेड बाय द लेस्टर ब्राउन, यानी कि लेस्टर ब्राउन के द्वारा जो बताए गए 4 जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से? तो ये वाले हो गए फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको, तो ध्यान से देखते रहिए। मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ, बस 2 मिनट में ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, तो देखते रहिए विदाउट स्किप किए हुए। उसके बाद भी हम बात करते हैं जेम्स स्पेस की। जेम्स स्पेस जो है वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट किसके थे? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट अब ये एक इंस्टीट्यूट थी, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इन्होंने, इनके मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे। अब इन्होंने क्या बताया कि पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर पूरे विश्व की यदि बात की जाए तो 1 एकड़ जो वन है उनकी कटाई की जाती है, वो कट कर दिए जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। ये तो क्या है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, लेकिन ये कहते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 1 सेकंड में कैसा होता है? 1.5 एकड़ वनों का विनाश जो है वो होता है, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 गुना जितना गवर्नमेंट बनाती है उससे कहीं ज्यादा एक्चुअल में वनों का विनाश जो है वो होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पॉपुलेशन की, कि निरंतर रूप से जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ती जा रही है। हम बात करें 1800 शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 1800 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था कि लगभग 1 अरब जनसंख्या थी, और अब चल रही है 21वीं शताब्दी। अभी मतलब इसकी काउंटिंग हुई नहीं है, लेकिन 20वीं शताब्दी तक हम बात करें तो इसकी जनसंख्या जो वो लगभग 6 अरब तक पहुंच चुकी है, यानी कि कितना गुना वृद्धि हुई है? तो काफी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो किस पर डिपेंड करेंगे? प्रकृति पे करेंगे, क्योंकि फसलें भी वहीं से आएंगी, मछली भी प्रकृति से ही मिलती है, अन्य जो वन है, लकड़ी वगैरह है, वो भी वनों से मिलती है, यानी कि प्रकृति से। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या होता है? लॉस ऑफ नेचर। और प्रकृति को नुकसान होगा तो प्रकृति जो है वो कैसी हो जाएगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन्वायरमेंट इज इंटरली रिलेटेड टू
नेचर, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम, और जनसंख्या बढ़ेगी तो वो नुकसान किसको पहुंचाएगी, प्रकृति को पहुंचाएगी। यानी कि काफी तीव्र गति से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम बात करें वनों के विकास की, या वनों के बारे में हम बात करें तो अमेरिका है, यूएसए, इन्होंने एक सर्वे किया था लगातार लगभग 3 साल तक, 3 इयर्स, और वो भी ड्रोन से, हवाई जहाज से, ऊपरी से कंटिन्यूअसली इन्होंने 3 साल तक पूरे विश्व का कह सकते हैं, या फिर 88 जो कंट्रीज थे, जो मुख्य कंट्रीज थे, इनका उन्होंने सर्वे किया था। इस सर्वे के दौरान उन्होंने पाया कि लगभग जो है वो 10 लाख हेक्टर वनों की कटाई जो है वो पर ईयर हो जाती है। यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में वनों की जो कटाई है वो हो रही है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको साथ साथ में बता दिए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है वो आने हैं। एक स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ आता है अपने चैप्टर में, उसमें दे रखा है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिक व्यू मीन्स, ये एक वर्ड दे रखा है, ब्लैक हाईलाइटेड है। तो अगला पूछ सकता है कि भी हाँ इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका मतलब होता है समग्र, और इसका मतलब वो है जीव या प्राणी। इनका कहने का मतलब यही है कि संपूर्ण प्राणी जो है वो समग्र रूप से क्या है, नेचर से इंटररिलेटेड है, कि ऑल द क्रिएचर्स या ऑल द इकोलॉजिकल पार्ट is integrated to the nature, यानी कि प्रकृति से वो क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये लगभग कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे सब्सक्राइब जो है वो करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।